साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए इन रुझानों पर और हम उनसे सबसे पहले रूबरू करा देते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है राजकुमार जी। राजपाल फोगावट जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ है। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जरूर करना चाहूंगी राजपाल फोगावट जी, क्योंकि दिल्ली की हम बात कर रहे हैं और दिल्ली में लगातार सरकार काबिज है आम आदमी पार्टी की, लेकिन राजपाल जी रुझान साथ नहीं दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये अभी बहुत ही शुरुआती अभी 1 घंटे की काउंटिंग हमारी हुई है। जो आपके बैलेट पेपर्स होते हैं उनकी काउंटिंग चल रही है, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। अभी वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं कि डेटा किस तरफ सेटल होता है। ठीक है, लेकिन राजकुमार जी दावे तो सरकार बनाने के कांग्रेस के थे और यहाँ तो सिर्फ खाता ही खुला है, वो भी रुझानों में 1 सीट पर आगे। बिल्कुल सुश्वेता जी, जो परिणाम दिख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट है वो बहुत चिंताजनक है। अब जो देवतुल्य मतदाता दिल्ली के आशीर्वाद देंगे उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही है? आप तो कह रहे थे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से खफा है, दोनों से नाराजगी है और कांग्रेस के साथ जनता जाएगी, तो ये तो दावे फेल हो गए। बिल्कुल, हमने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में 15 साल बहुत बेहतर काम किया था और उसी की कॉपी करके हम दोबारा दिल्ली की सेवा करना चाहते थे। लेकिन नीली छतरी वाला और दिल्ली के देवतुल्य मतदाता जो फैसला कर रहे हैं वो हमको सहर्ष स्वीकार है। और क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है 70 सीटें और 70 की 70 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और रुझानों के अनुसार 43 पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहां पर 26 सीटों पर आगे और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। एकलव्य जी हमारे साथ है, आयुष एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। एकलव्य जी, इन रुझानों को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने भी कहा था कि एग्जिट पोल तो जो कह रहे हैं वो नजर आता है परिणाम हो सकते हैं, रुझान भी यही कह रहे हैं, क्या लगता है आपको परिणाम भी यही होगा या भी बदलाव होगा? देखिए श्वेता जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राजकुमार जी ने कहा कि जो भी देवतुल्य जनता जो भी वर्डिक्ट देगी हमें बहुत ही सहर्ष ये जो है स्वीकार है। अब ये हर्ष तो का विषय तो कांग्रेस के लिए है ही, क्योंकि देखिए जो दिख रहा है उससे साफ है कि आज अगर यही ट्रेंड्स होल्ड करती हैं तो अगले चुनाव में आने वाले समय में एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस एक तरह से डायरेक्ट 1-to-1 फाइट में आएंगे, तो ये कांग्रेस के लिए हर्ष का विषय तो है ही। दूसरी बात में जिससे पहले की, क्योंकि जैसा कि साहब ने बताया कि अर्ली ट्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो मिल्कीपुर सीट का जो भाजपा आगे चल रही है, आपको ध्यान होगा कि एक नैरेटिव क्रिएट करा गया कि भाजपा जो है राम मंदिर का बनने के बाद भी अयोध्या की सीट हार गई, जबकि अयोध्या की असेंबली सीट पे भाजपा हमेशा आगे थी। वो तो फैजाबाद की ओवरऑल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसमें वो पीछे थी। आपने देखा होगा किस तरह से नैरेटिव क्रिएट करा गया कि सदन में वहां के जो एमपी चुने गए उनको सबसे आगे बैठा के और उनको अयोध्या नरेश बता दिया गया। तो वो अयोध्या नरेश की जो विधानसभा सीट है उस पे आज जनता ने बता दिया है कि यदि वहां के कोई राजा हैं तो सिर्फ प्रभु श्री राम ही हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर मतलब सारी पार्टीज की क्रेडिबिलिटी तो इलेक्शंस में स्टेक पे होती है, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी जो लौटते हुए एक तरह से दिख रही है वो क्रेडिबिलिटी है एग्जिट पोल्स की, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स ने दिखाया लगभग हमें वही ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं अभी तक। और दिल्ली में देखिए कि जो तीनों बड़े फेसेस थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी जी, ये तीनों पीछे चल रहे हैं। इसके मैं एक छोटे छोटे कारण बताना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की सीट पे तो देखिए बाकी वो बहुत अच्छे नैरेटिव क्रिएटर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो ये बता सकते थे कि बीजेपी ने उन्हें षड्यंत्र करके जेल में डाल दिया, वो ये कह सकते हैं कि लिकर स्कैम में एक्चुअली अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया है इसलिए उनको बेल मिल गई, परंतु जो शीश महल है उसकी तस्वीरें लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं, जिसको कोई छुपा नहीं सका। उसी तरह मनीष सिसोदिया जी का मैं बताऊं, वहां पे जो बीजेपी के जो आरएसएस बैक्ड संगठन ने जो काम किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए और वहां पे उन्होंने लोगों से पूछा कि आपके जो मनीष सिसोदिया जी हैं उप मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि ये हमेशा मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाते रहते हैं, परंतु क्या आप लोगों को पता है कि ये स्वयं जो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन एजुकेशन मिनिस्टर बताए जाते हैं, सबसे बड़ा एजुकेशन मॉडल देने वाले बताए जाते हैं, वो खुद स्वयं सिर्फ 12th पास हैं। ये फैक्ट्स हैं जो जनता तक पहुंचाए गए हैं। और देखिए उसी तरह से देखिए आतिशी जी ने तो अभी खैर पावर अज्यूम करी थी,
एक महिला कैंडिडेट हैं, उनको महिलाओं का समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन देखिए एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया कि ये तो इंटरिम सीएम है। तो जनता मतलब इससे उत्साहित हो, महिलाएं इससे उत्साहित होंगी या डिसअपॉइंट होंगी? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने कह ही दिया कि यदि हमारी सरकार वापस बनती है तो मैं मुख्यमंत्री आज बनूंगा। सुबह आतिशी ने भी यही प्रतिक्रिया दी कि सीएम तो अरविंद केजरीवाल ही बन रहे हैं। जी बिल्कुल। राजपाल जी, आप अभी एकलव्य जी ने जो बातें की, जो जिक्र किया, उस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। देखिए, एकलव्य जी एक विश्लेषक होने के नाते बिल्कुल से उन्हें अधिकार है, वो अपनी बात बोल रहे हैं। बट हाँ, आज का दिन जो है वो दिल्ली की जनता के हमारे जनादेश को सुनने का दिन है। हम सभी टीवी स्क्रीन्स पर लगातार देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से नंबर्स हैं वो अभी जस्ट बदल रहे हैं। तो ये चीज़ होगी बिल्कुल से, आज का दिन ही इन्हीं सारे डिस्कशंस के लिए है। तो लेट्स सी। अच्छा, डिस्कशन तो होगा, पर क्या आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी सी टिपिकल हो गई है ये सीट? क्योंकि अभी शीला दीक्षित की पोती भी वहां पर पहुंची थी और तमाम वो विकास कार्य गिनाए गए। मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का पीछे रहना उस विकास को याद दिला रहा है जनता के? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सीट पे इस ड्यूरिंग द होल इलेक्शन इतना ज़्यादा डिस्कशन रहा, और वो डिस्कशन किन टॉपिक्स पे रहा वो आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे आंखें मूंदी, और क्या एक जो खुला जो मैं कहूँगा, एक मैं वो वर्ड यूज़ नहीं लेना चाहता, वो नाच हुआ वहाँ पे कि वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसा दिल्ली की पॉलिटिक्स में, इवन इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। जिस लेवल के वहाँ पे हमारे मास वोटर डिलीशंस हुए, नए लोग जोड़े गए, एक एमपी के घर पे 30-30 वोट वहाँ पे जोड़े गए। आपसे आगे भी, दिल्ली के रुझानों में बीजेपी की लहर साफ नजर आ रही है, और जिस तरह से रुझानों में ये आंकड़े हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए एकलव्य जी, ये जो आंकड़े हैं ये साफ नजर आता है बीजेपी की लहर है, लेकिन एक तरफा क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। पहले तो फिर भी कुछ आसपास दिख रहा था, लेकिन अब रुझानों में सत्ता का उलटफेर और भाजपा को बहुमत साफ नजर आता है। देखिए, 10 वर्ष से श्वेता जी एक तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी के बवाल की बात होती रहती थी, लेकिन ये क्लियरली मोदी जी का धमाल है। आप देखिए कि लोकसभा 2024 के चुनाव में ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है, और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे, तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार-बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे। शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहाँ गए शीला जी के 300 पन्ने के? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है, तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो। चलिए एकलव्य जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि झाड़ू पर कमल भारी है। देखिए, अभी जो विधुड़ी जी ने भी एक जो बात कही, इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जैसे ही उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तो उन्होंने किस तरह से उसको नकार दिया कि बेकार की बातें करने का मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि देखिए, भाजपा में एक जो उभरता हुआ कल्चर है वो ये है कि जिसका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल जाता है वो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। और इसलिए लोग डरते कि कम से कम रेस में नाम ना आए तो शायद मौका मिल जाए। बिल्कुल, और क्योंकि आपने कहा एकलव्य जी की मोदी जी का कमाल, और मोदी जी का कमाल फिलहाल तो हर राज्य में देखने को मिल रहा है, और यही एक गेम चेंजर भी साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं आपको भी बताती हूँ एकलव्य जी, उसके बाद में आप दोनों से ही मैं रिएक्शन लूंगी कि उमर अब्दुल्ला के द्वारा कहा गया कि और लड़ो। हालांकि था ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। आप मानते हैं राजकुमार जी कि
वाकई में लड़ाई के अंदर जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जब राहुल गांधी आए थे और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया, तमाम मुद्दों को लेकर नुकसान पड़ रहा है उसका? देखिए आयुषी जी, जो परिणाम जो दिख रहे हैं उसका नुकसान फायदा तो अब परिणामों के रूप में दिख ही रहा है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मतदाता बहुत समझदार मतदाता हैं, देवतुल्य मतदाता हैं, और उन्होंने जो प्रयोग किया है वो हम सबको चैनल पे दिखाई दे रहा है। देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि मतलब कांग्रेस की एक सीट आ रही है, लेकिन पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता ईवीएम के बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा मैंडेट आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, ये अभी ना राजकुमार जी ने शीला दीक्षित जी की बात करी थी। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमें आज जो दिल्ली में विकास दिखाई देता है, उसका यदि वो जो मतलब सबसे ज्यादा कभी कार्य हुआ तो वो शीला दीक्षित जी के वो 15 वर्ष का राज ही पिछले था। 10 साल में कुछ नजर आया? नहीं, डेफिनेटली कुछ चीजें आई हैं, लेकिन जो अपेक्षा थी, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मतलब बात हुई कि दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल क्रिएट करने की, लेकिन मैं मतलब बहुत ही सम्मान के साथ पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से, क्या वो एक स्कूल का नाम बता सकते हैं जो उन्होंने बताया? उसी तरह से हॉस्पिटल्स की बात होती है, क्या एक हॉस्पिटल का नाम बता सकते हैं जो आम आदमी पार्टी ने बनाया? राजपाल जी, अब सवाल आम आदमी पार्टी पर उसले है, भले ही लगातार काबिज दिल्ली में रही हो आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी रुझानों में ये बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा अगर यही परिणाम होते हैं। राजपाल जी, देखिए, जो आम आदमी पार्टी के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पे एकलव्य जी ने सवाल पूछा, ये तो वो मॉडल है जिसपे बीजेपी ने खुद अपने जो वो संकल्प पत्र सो कॉल्ड इलेक्शन से पहले निकालते हैं, उसमें उन्होंने खुद ने एडमिट किया कि जो भी वर्तमान में आम आदमी पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजना है उन सबको हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस पे तो ठप्पा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं लगाया गया है कि हमने जो वहां पे काम जो किए उस पे ठप्पा उन्होंने स्वयं लगाया है। अब बात रही भी बीजेपी के आज की तारीख में आने की, तो देखिए इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो आपके दर्शकों के लिए समझना भी जरूरी है कि पिछले 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार बीता है। पहले हमारा कोविड का, कोरोना का हमारा टाइम था, उसके बाद में आप देखिए किस प्रकार, मैं कहूंगा एक सुपारी लेके किस प्रकार आप कांग्रेस के नेताओं के पीछे बीजेपी मतलब सीबीआई ईडी को पढ़ते हुए इतना आपने नहीं देखा होगा। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को एक सिस्टमैटिक ढंग से आज उनको की जब खत्म करने का, दिल्ली चुनाव के हम परिणामों की बात कर रहे हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका बेहद अहम है और आपसे कुछ और सवाल भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि प्रयागराज की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयागराज से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, 5 फरवरी को जब वोटिंग थी, दिल्ली में मतदान हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में थे और आज जब परिणाम आ रहे हैं तो राजस्थान सरकार ही पूरे प्रयागराज में है। वहां पर प्रयागराज और महाकुंभ को लेकर तो रिएक्शन है, लेकिन दिल्ली के जो रुझान है उसमें बहुमत के आंकड़े से काफी आगे बीजेपी है। क्या रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं? भी आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, दिल्ली चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल थे जो बयां कर रहे थे वही रुझान भी बयां कर रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर से 0 सीट पर रह गई है, जो कि 1 या 2 पर पहले आगे बताई जा रही थी, यानी 70 में 40 बीजेपी और 30 पर आम आदमी पार्टी। ये क्या इशारा कर रहा है? क्या वाकई में बदलाव चाहती थी दिल्ली की जनता, या फिर वो कौन सी सबसे बड़ी वजह है जो ये रुझान सामने है? पहली बात तो श्वेता, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम एग्जिट पोल जो दिखाए और उसी तरीके के रुझान है, क्योंकि पिछले कई समय से एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे और नतीजे कुछ और आ रहे थे। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो पॉलिटिक्स थी दिल्ली की, जिसमें 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी दूर थी, पूरी नॉर्थ में उत्तर की पार्टी तो दिल्ली चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बहुमत है, जहां बीजेपी 40 सीटों पर और आप 30 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी 70 सीटों में सिर्फ बीजेपी और आप का कब्जा है। रुझानों में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, हालांकि शुरुआती तौर पर 1-2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब 40 सीटों पर बीजेपी और 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में बहुमत बीजेपी को मिल चुका है। अब देखना होगा क्या वाकई में यही परिणाम सामने आते हैं या फिर कुछ बदलाव होता है, लेकिन इतना जरूर है कि रुझान ये बयां कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी। एक बार फिर से अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, वापस आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है, जश्न की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था उस पर जवाब चाहेंगे पूरा। वापस
अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आयुषी, ये तस्वीरें हैं जो तैयारी पहले से की हुई थी। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है, जश्न मनाया जा रहा है रुझानों से ही। हालांकि कई बार होता है कि जब जल्दबाजी होती है तो कुछ बदलाव भी देखने को मिलता है। शुरुआती तौर पे खुशी होती है तो बाद में गम भी मिलता है, लेकिन एग्जिट पोल और रुझान एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। और बिल्कुल ये जो नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं, इनमें उत्साह तो है, उल्लास भी है। हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर एक बार फिर से जुड़ चुकी है। अदिति, इस चुनाव को किस तरह से माना जाए, जो जिस तरह से रुझान एक एक करके सामने आ रहे हैं, ये बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो दो पार्टी के अंदर तकरार हुई लास्ट मोमेंट पे आते आते उसकी ओर इशारा कर रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है? इसको दो लिहाज से समझना चाहिए, एक जनता के लिहाज से, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिहाज से। अब देखिए, जनता के लिहाज से क्या कुछ है, पहले वो कर लेते हैं बात। जनता के लिहाज से जनता ने एक नई तरह की राजनीति, जिसमें अरविंद केजरीवाल टोपी पहनकर आए, पैंट शर्ट पहनकर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस राजनीति में सफाई करने के लिए आया हूं, मैंने ये पार्टी मजबूरी में बनाई है क्योंकि मैं सफाई करना चाहता हूं। जनता ने उनका भरपूर स्वागत किया। 2013 में कांग्रेस ने उनको सपोर्ट भी किया और फिर कम से कम 11 साल का टेन्योर अरविंद केजरीवाल को दिया गया। उस टेन्योर में सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि बिजली फ्री, पानी, लेकिन अब इस 10 साल में न सड़कें बनी, न पानी साफ मिला, सिर्फ बिजली फ्री हुई या मुफ्त की घोषणाएं हुई, दिल्ली का विकास नहीं हो पाया। फिर अब इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी का जिक्र कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन तमाम फ्रीबीज को चालू कर रखते हुए विकास की बात कही। जाहिर तौर पे यहाँ पर जिस तरह के रुझान नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पर काम कर गया, उनकी जो विकास की बात है, जो उनकी गारंटी की बात है, वो यहाँ काम कर गई। और दूसरी बड़ी बात है, पानी साफ ना होना, सड़कों पे गड्ढे होना और हवा साफ ना होना, ये काम कर गया। अब अगर स्ट्रेटेजिकली समझा जाए तो झुग्गी झोपड़ियों में जो सेंधमारी करी है भारतीय जनता पार्टी ने, 9 महीने तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में रहे, उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया, रात को सोने से लेकर सुबह नाश्ते से लेकर पूरा दिन निकाला। ये कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों के वोट बैंक में सेंधमारी हुई। केजरीवाल ने देते हुए 2100 का ऐलान किया, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए काम नहीं आया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। तीसरी बड़ी बात है जो यमुना की सफाई, ये जो फैक्टर है। और इन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जो एक आम आदमी बनकर आए थे, जिनको एक आम आदमी की तरह एक्सपेक्ट किया था दूसरी राजनीतिज्ञों से अलग, वो शीश महल में रहे। वो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने पंजाब सरकार की लेक्सस साथ में घूमी, उनके पास शीश महल जैसा बंगला रहा। तो जाहिर तौर पे जनता को ये लगा कि इन्होंने भी वही किया जो दूसरे राजनीति के लोग करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेंट है जिसको बहुत अच्छे से बुनाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेस ने, भले ही कांग्रेस में हम कहें कि एक भी सीट नहीं आई या वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, पर जिस तरीके से कांग्रेस ने वोट बैंक में सेंधमारी करी है, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय में, जो मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट जो जाता, जो एआईएमआईएम और कांग्रेस की वजह से नहीं गया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी इन रुझानों तक नहीं पहुंच सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा और जो वोट बैंक में सेंधमारी करी है, इसीलिए मुस्लिम बाहुल इलाके में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल कर आ रही है, उनकी एज मिल रही है, उनको लीड मिल रही है। तो एक फैक्टर नहीं है इस चुनाव में, कई फैक्टर हैं, लेकिन ये तय हो गया कि दिल्ली में भी बिना चेहरे के नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी में, उनके चेहरे पर आज दिल्ली में इतने बड़े रुझान आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उस मिथ को तोड़ते हैं कि 2024 में 240 आए थे। तो उस मिथ को तोड़ते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ देश में, पूरे विश्व में एक बड़ी बात यहाँ पर मैसेज जाती है। बिल्कुल बड़ा संदेश जाएगा, पहले ही कहा जा रहा था, लेकिन जो रुझान है वही परिणाम होते तो 27 साल का इंतजार भी बीजेपी का खत्म होगा दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, स्वागत है आपका। और साथ ही गर्वित खंडेलवाल भी हमारे साथ है, जो कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। गर्वित जी, आपका भी स्वागत है। प्रतीक जी, कांग्रेस ने दावा किया था सरकार बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर जाकर लगातार मेहनत कर रही थी, लगातार कोशिश जारी थी और ये बार बार कह रही थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को नकार रही जनता कांग्रेस के साथ जाएगी। लेकिन रुझानों में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। शुरुआती दौर में 1-2 सीटें जरूर आगे चल रही थी कांग्रेस। किस तरह से देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सीट ना आए, लेकिन टक्कर कई सीटों पर कांग्रेस दे रही है।
देखिए, इलेक्शन कमीशन की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें 5 से 7 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पे है और बहुत कम मार्जिन से सेकंड नंबर पे है। तो मुझे निश्चित तौर पे संदीप दीक्षित, हाँ, इंक्लूडिंग संदीप दीक्षित, इंक्लूडिंग अभिषेक दत्त, इंक्लूडिंग वजीरपुर की अगर हम बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे, क्योंकि अभी एक राउंड की मेरे सामने ये है, तो एक राउंड की यहाँ पे काउंटिंग हुई है। बादली की अगर हम बात करेंगे तो अभी तो 20 राउंड की काउंटिंग है। तो मुझे लगता है कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे जीतेगी और उससे आगे भी टैली जा सकती है। और वोट प्रतिशत है वो भी निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कैसा मुकाबला किया, इसे कैसे देख रहे हैं आप? चलिए, अभी कांग्रेस तो परिणाम आना बाकी है और जैसा कि आप कह रहे हैं 5 से 7 सीटें भी आ सकती है, ये तो अभी रुझान है, बिल्कुल ठीक है, जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी कैसी टक्कर, कैसी मेहनत कांग्रेस की थी? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड पे मेहनत की। हमने 15 साल जो पहले शीला दीक्षित जी के सामने समय पर दिल्ली का जो विकास किया था, जो विकास के पथ पे दिल्ली को लेकर के आए थे, वो हमने जनता को समय याद दिलाया। जनता ने उस बात को सराहा भी और इसीलिए हमारा जो वोट प्रतिशत है वो पिछली बार से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे अगर रुझानों को भी अगर मैं मानूं आप भी के को भी, तो कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना रही है। तो अब 29 का जब चुनाव होगा अगली बार, तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी की जो जिस तरीके की राजनीति थी और जिस तरीके से वो लांछन लगा करके लोगों पे आरोप लगा करके वो आगे आए थे, अब जनता ने उसको नकार गर्वित जी भी क्योंकि साथ में मौजूद है। गर्वित जी, क्योंकि जब दिल्ली सरकार की बात होती थी, आम आदमी पार्टी के पास अगर सबसे बड़ा उदाहरण होता था, एग्जाम्पल, वो दिल्ली गवर्नमेंट का देते रहे अब तक। आज के वक्त की बात करें, रुझानों की बात कर ले, बीजेपी के लिए प्लस है ये, कांग्रेस के लिए भी प्लस है, क्योंकि शून्य था, एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट आ जाती है तो भी कांग्रेस के लिए प्लस है। लेकिन अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो आम आदमी पार्टी का हुआ है। कहां गए वो दावे जो आम आदमी पार्टी कर रही थी? क्या बड़ी वजह है जो ये रुझानों में ये हाल है आम आदमी पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पे रुझान अभी हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रुझान दिखा रहे हैं, अभी 30 सीट आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है और अभी तो सेकंड और थर्ड राउंड ही चल रहे हैं, अभी बहुत सारे राउंड होना बाकी हैं। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपका चैनल और ये बीजेपी वाले सब लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी की जीत हो गई है, जीत हो गई है, जबकि ये शुरुआती रुझान है। हरियाणा में आप गलत नहीं, आप देखिए, आपने दिखाया है रुझानों में बहुमत, आपने पहले भी दिखाया कि यही फर्क है। जीत गई है। नहीं, रुझान और परिणाम में यही फर्क है। हम कह रहे हैं रुझानों में बहुमत है, रुझान अगर परिणाम होते तो फिर जीत है। बिल्कुल, मैं आपको हरियाणा का चुनाव भी याद दिलाना चाहूंगा, जब 10:30 बजे तक रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे और ऑल ऑफ सडन बीजेपी ने मतलब बहुमत आ गई बीजेपी, तो इसी तरह पे आम आदमी पार्टी भी निश्चित तौर पे अभी सेकंड हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कमबैक करे, पर जो पिछले चुनावों के मौजूदा हालात हम तो उस पर बात कर रहे हैं। कई सीटों पे 15 से 20 सीटें ऐसी है जहां पे हम लोग 500, 1000, 1500 वोट से ट्रेल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो अभी हम आगे खुलेंगे और भी, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी। एक बात मान लीजिए, आपकी बात मान लेते, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये तो शुरुआती तौर से ही पीछे चल रहे हैं। शुरुआती तौर से पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी आगे हैं। एट प्रेजेंट अभी आगे चल रहे हैं तीनों। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखेंगे तो तीनों आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, यानी आप ये मान रहे हैं कि ये परिणाम बदलेंगे, रुझान 100% बदलेंगे, 100% बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? बिल्कुल धैर्य रखिए, क्योंकि हमने मुद्दों की राजनीति की है, हमने शिक्षा की राजनीति की है, हमने अस्पतालों की राजनीति की है, हमने सड़कों, अस्पतालों की भी राजनीति की है। हाँ बिल्कुल, इसी पे हमने यही मुद्दे उठाए हैं। एक अस्पताल का नाम बताइए जो आपने बनाया हो। कितने सारे अस्पताल सुधार दिए हैं, कितने सारे। अरे नाम तो बताइए। सर, एक अस्पताल, सर आप राजस्थान के आपने शिक्षा मॉडल दिया दिल्ली की जनता को, आपने दुनिया, आपने जो पीछे चल रहे हैं आपके उप मुख्यमंत्री जी, वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, आगे चल रहे हैं। उन्होंने एक भी स्कूल बनाया क्या? बिल्कुल, बताइए, नाम बताइए। की हालत सुधार दी है, आप देखिए ना। तो ये तो मान रहे हैं कि एक भी स्कूल बनाया नहीं। मैं मान नहीं रहा हूं, कितने सारे एक भी स्कूल बनाया नहीं। वर्ल्ड स्तर के स्कूल बना दिए हैं, विश्व स्तर के स्कूल बनाए हैं। अच्छा, गर्वित जी, ये बात तो अरविंद केजरीवाल खुद भी बोल चुके हैं कि वो अच्छा पानी और अच्छी हवा नहीं दे पाए दिल्ली को। बिल्कुल, तो मानते हैं कि नहीं मानते? जो यमुना वाला मुद्दा है, वो यमुना वाले मुद्दे में तो हमने माना है, और कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस मुद्दे पे बोल सके कि हाँ ये हमने पूरा नहीं कर पाया। कोई भी नेता ऐसा है जो 5 साल बाद ये बोले कि हमने ये काम पूरा नहीं कर पाया। हाँ, 10 साल बाद हमने तो बोला है ना कि हम ये काम पूरा नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गए और 2 साल इन्होंने हमें जेल में बंद रखा। इस वजह से वो काम पूरा नहीं, और हम स्वीकार करते हैं कि हम पूरा नहीं कर पाए। आने वाले 5 साल में हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, अभी आप सुन रहे हैं जो हमारे गेस्ट है जो बात कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो ये स्वीकार करे कि हाँ हमने तो कह दिया था कि हम नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी भरोसा है। कह रहे हैं कि आप लोग गलत कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, हम तो रुझानों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो परिणाम में अलग कुछ तस्वीर नजर आएगी जो कि आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएगी। दावा ये
देखिए चलिए आधे घंटे का और समय दे देते हैं कि रुझानों में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सरकार बनती तो नजर नहीं आ रही। एक बात बड़ी चिंता जताती है इस समय, जब आपको समझ में आ गया कि जिस दिल्ली की जनता ने आपको प्यार, दुलार, सम्मान आंख बंद करके दिया, उसने अगर 11 साल बाद ये चूज करा कि अब वो सरकार बदले, जैसा अभी रुझानों में नजर आ रहा है, उसके बावजूद आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने काम नहीं किया, हाँ हमने यमुना की सफाई नहीं की और अब 5 साल बाद कर देंगे। कैसे कर देंगे, मेरा सवाल है आपसे। वही केंद्र शासित राज्य रहेगा ये, वहां पर वही एलजी रहने वाले हैं, यही नरेंद्र मोदी की सरकार रहने वाली है, जिन पर आप आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। पिछले 10 साल में केजरीवाल साहब ने कम से कम 100 बार ये कहा है कि दिल्ली हमें काम नहीं करने देती, एलजी हमें काम नहीं करने देता, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। आपने 11 साल में यमुना की इतनी सफाई नहीं की, उसका वर्ष हो गया, अब आप 5 साल में कैसे कर देंगे? मैं कह रही हूं आपकी सरकार बन भी जाती है तो इस 5 साल में क्या गारंटी है कि आप 2 साल के लिए फिर जेल न जाएं? आप तो ये आरोप लगाते ही है ना बीजेपी पे कि वो जेल भेज देती है, फिर भेज देगी, फिर कैसे करेंगे आप? फिर आप यमुना की सफाई 11 साल में नहीं कर पाए, आपकी वही एलजी होगा, वही सिचुएशंस होगी, फिर कैसे आप लोगों के लिए काम करेंगे? दिल्ली की जनता ट्रांजैक्शनल है, एक हाथ से लीजिए दूसरे हाथ से दीजिए। 11 साल तक उन्होंने देखा कि आप कितना दे रहे हैं और अब सरकार बदलने का फैसला किया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको ये समझना चाहिए कि जनता हमें क्यों सत्ता से बाहर करती है और फिर उसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अदिति, अदिति तो आपकी बात पर ही कुछ कहना चाह रहे एकलव्य जी। हाँ, अदिति जी ने जो पॉइंट बताया ना कि क्या गारंटी है कि वो जेल नहीं जाएंगे दोबारा, इसमें एक और भी पॉइंट है कि एक बात की तो गारंटी है ही कि क्या दिल्ली की जनता एक ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव करना चाहती है जिसके अगेंस्ट एक सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, जिसकी वजह से ना तो वो अपने, अगर यदि सीएम बन भी जाते हैं तो ना तो वो अपने ऑफिस जा सकते हैं और ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं। शायद अदिति जी कुछ कहना चाह रही है। अदिति, और एक और बात मैं ऐड ऑन इस पे करना चाहती हूँ। केजरीवाल साहब ने खुद हरियाणा से लेकर दिल्ली के चुनाव में ये कहा कि जनता ही जनार्दन है, जनता के कोर्ट में मेरा जवाब होगा, अगर जनता मुझे क्लीन चिट मानती है तो जिता देगी। अभी नतीजे कुछ और कह रहे हैं। फिर केजरीवाल साहब की सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा था कि मैं पैंट शर्ट में आया हूँ, मफलर लगाता हूँ, मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, शीश महल बना। उनके साथ पंजाब सरकार की लेक्सस चलती थी। तो सवाल यह है कि जब इतने एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत की थी तो फिर आप दूसरे पॉलिटिशियन जैसे क्यों बने? जनता ने आपको किसी और मुद्दे के लिए नहीं, कहीं ना कहीं इसलिए दिल दुखाया उनका कि आपने कहा कुछ और किया कुछ और। दूसरे पॉलिटिशियंस करते भी कुछ और हैं और बोलते भी कुछ और हैं। वो आते हैं बड़ी गाड़ियों में, वो पहनते हैं चरक के कपड़े, वो पहनते हैं महंगी घड़ियां, जूते, लेकिन केजरीवाल साहब नहीं पहनते थे और उसके बाद करने लगे। ये एक बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। ऐसा नहीं था कि आपकी किसी योजना, बिजली मुफ्त की योजना, आज भी इस चुनाव में भी मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, बिजली मुफ्त की तारीफ हुई है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से दिल दुखा होगा और जनता ने फैसला लिया कि बदल दे सरकार। बिल्कुल, अदिति ने अहम पॉइंट का जिक्र किया है। गर्वित, देखिए मैं आपको बताऊं कि 10 साल में हमने बहुत काम किए हैं और वही एलजी था, वही केंद्र सरकार थी, उनसे लड़के काम किए हैं, उनके एलजी के घर पे धरना देके काम किए हैं। इसी तरह आगे भी काम जारी रखेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अभी सिर्फ ये 3 या 4 राउंड की वोटिंग के नतीजे हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं और अभी दिखा रहे हैं कई 31-32 आम आदमी पार्टी के दिखा रहे हैं, सिर्फ 4 सीट और है जिसमें हम 10-15 सीटों पे आज 500 और 1000 वोट से ही ट्रेल कर रहे हैं सिर्फ। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी और हम आपको काम करके दिखाएंगे। आप कौन से मुद्दों पे कह रहे हैं कि आप कमबैक कर सकते हैं? अभी हमारा मुद्दा सबसे पहले बिजली का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा स्कूल का है, तीसरा मुद्दा अस्पताल का है। ये बिल्कुल अहम मुद्दे हैं। और गर्वित जी यहाँ रोकना चाहेंगे आपको, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार काउंटिंग जारी है। मिल्कीपुर में बड़ी जीत की ओर बीजेपी है। मिल्कीपुर 7 का सवाल, कई सवाल उठाए गए थे। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की मतगणना के बाद भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए लगातार आगे है। मिल्कीपुर में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। ये एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जाएगा क्योंकि जब लोकसभा के परिणाम आए, अयोध्या को लेकर कई सवाल उठ गए थे और मिल्कीपुर जो कि सभी के ज़बान में था और जब यहां पर चुनाव हुए तो इसके बाद दावे कई तरह के किए गए और ये एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा बीजेपी की। अगर
होती, क्योंकि बीजेपी लगातार इस ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान है, 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की मतगणना के बाद भी बीजेपी लगातार आगे है। आदित्य, इस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। मिल्कीपुर साख का सवाल था और मिल्कीपुर में शुरुआती तौर से बीजेपी लगातार आगे चल रही है, 22,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, मिल्कीपुर साख का सवाल था सपा के लिए भी, मिल्कीपुर इंडिया गठबंधन के लिए भी और मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। क्योंकि मुझे याद है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने इसको संविधान की जीत बताया था। और उसके ठीक बाद मिल्कीपुर में जब सीट खाली हुई और उस समय इस बात की भी चर्चा हुई कि 2 बार के सांसद लालू सिंह को हराकर जीत हासिल हुई। अब इन्हीं के पुत्र इस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं, ये 2 चीजें हैं। जनता ने या तो ये स्टेप बैक लिया है कि हमसे गलती हो गई, अयोध्या में सपा को जिताकर हमसे गलती हो गई, मिल्कीपुर में हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी बड़ी जीत दिल्ली की जीत होगी 3 दशकों की, उतनी ही बड़ी जीत मिल्कीपुर होगी। क्योंकि ये संदेश देगा, जहां पर संविधान और तमाम बातें उठी, मंदिर का निर्माण हुआ, तमाम हिंदुत्व का एक बात होती है। और फिर 2027 योगी आदित्यनाथ 2027 हर एक चुनाव के नतीजे 2027 से रिलेट किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पे मिल्कीपुर का जो पूरा जातीय समीकरण देख लीजिए, पिछला भी ज्यादा दूर नहीं 6-8 महीने का इतिहास देख लें, राम मंदिर का निर्माण देख लें, वहां की विकास देख लें या वहां की ग्रीवेंसेस भी, उसमें मिल्कीपुर की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फेदर इन द कैप से कम नहीं है। ठीक है आदित्य, एकलव्य जी कुछ कहना है मिल्कीपुर को लेकर क्या? एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे अभी जो अदिति जी ने जिक्र किया, जो लल्लू सिंह जी की वो हार हुई, देखिए जनता को ना एरोगेंस पसंद नहीं आता। लल्लू सिंह जी के समय जो हुआ कि जनता को एक तरह से उस तरह से नहीं सुना जा रहा था, तो उसके बाद लल्लू सिंह जी की वहां पे हार तो हुई, लेकिन वहां पे देखिए जब एक तरह से मतलब इंडिया अलायंस की पार्टनरशिप को जो वहां पे एक जीत हासिल हुई, तो वहां पे क्या किया गया? एक तो उसको इस तरह से दर्शाया गया जैसे कि ये कोई सनातन की हार है, अयोध्या में हार हो गई है, जबकि अयोध्या की जो पर्टिकुलर असेंबली सेगमेंट है उसमें बीजेपी उस समय आगे ही थी। वो तो फैजाबाद की जो ओवरऑल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें बीजेपी हारी थी। और देखिए कि उसके बाद जो जीत के आए एमपी, जो मिल्कीपुर के पहले विधायक थे, उन्होंने इसको कैसे दिखाया कि उनको फ्रंट रो में सदन में बैठाया गया, उनको अयोध्या नरेश डिक्लेयर कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जनता ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है कि एक ही नरेश हैं, एक ही राजा हैं और वो प्रभु श्री राम हैं। बिल्कुल एकलव्य जी, ठीक कहा आपने और ऐसे के अंदर लगातार चर्चा को जारी रखेंगे। प्रतीक जी, रेस में भागना और रेस में जीतना बहुत फर्क होता है, क्या आप अभी भी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? वो निश्चित तौर पे रेस में भागना और रेस में जीतना अलग अलग बातें होती हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके के पहले काम किए थे वो लेकर के हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमारी बात को इतना नहीं सराहा, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज पहले से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे 4-5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जो ये रुझान मिल रहा है उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के वोट कटे, ये कांग्रेस का ग्राउंड में मौजूद है। अब आप इसमें प्रतीक जी कभी ईवीएम के लिए कंप्लेंट नहीं कर रहे, प्रतीक जी ना ईवीएम के लिए कर रहे हैं ना चुनाव आयोग के लिए कर रहे हैं, तो अंदर से जो इनकी जो एक सेटिस्फैक्शन है ना आम आदमी पार्टी की हार में, वो देखिए एकलव्य भाई आपको बता दूं, नहीं अब बता देता हूं, लोकसभा में 9.5% का जो लड्डू खिलाएगी जरूर। अब अदिति जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जब लोकसभा के अंदर 11 दिन बाद 9% का वोट प्रतिशत बढ़ा दिया, इस बार क्यों नहीं बढ़ाया? इस बार 6 बजे पता लग गया कि कितने वोट पड़े और लोकसभा के समय पे 11-11, तो या तो उस समय पे घपला हुआ था या इस समय पे घपला हुआ है, ये तय कर ले चुनाव आयोग। क्यों पहले उस समय बढ़ा दिया गया, क्यों हरियाणा में बढ़ा दिया गया, क्यों महाराष्ट्र में बढ़ा दिया गया और क्यों नहीं दिल्ली में बढ़ा? अभी अगर दिल्ली में अगर आपके सवालों के घेरे में रहेगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वहां पे बढ़ा, अगर 6 बजे वहां पे नहीं पता लगा कि कितने वोट डले, तो दिल्ली में कैसे पता लग गया? और अगर दिल्ली में पता लग गया था, अगर दिल्ली को सही मान लूं, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं पता लगा और महाराष्ट्र में पता क्यों नहीं लगा 6 बजे? कहीं दोनों में से कहीं तो दिक्कत है ना। मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली में दिक्कत है या महाराष्ट्र में दिक्कत है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों जगह में से एक जगह तो दिक्कत है।
देखिए ये श्वेता कांग्रेस जी, बड़ा मान रही, दिक्कत इंटरेस्टिंग तो है, है कांग्रेस कि मान रही, अब हाँ। जब बीजेपी की जो जीत है वो एक तरह से निश्चित ही दिखाई दे रही है, तो अब आपको इंडी अलायंस में दोबारा से एकजुटता दिखाई देगी। बट परंतु देखिए आप, सच्चाई क्या है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जो एक तरह से मतलब बीजेपी को झटका तो लगा ही, 300 से 240 पे वो आ गए, तो उसके बाद जो बीजेपी ने, मैं तो कहूंगा ये एक तरह से जो इनकी एक बाउंस बैक वेव है, जिस तरह से हरियाणा में रिजल्ट आया, महाराष्ट्र में रिजल्ट आया और अब दिल्ली में, तो मैं समझता हूं कि आया है, लाया गया हरियाणा और महाराष्ट्र में। देखिए 40+ सीटों पे अपना एक भी आप रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है क्या? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो रुझानों में साफ नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला है तो वहीं 40 पर बीजेपी और 30 पर आम आदमी पार्टी है। हालांकि आगे पीछे का खेल जारी है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के साइट पर भी ये साफ नजर आ रहा है, रुझान दिख रहे हैं, लेकिन आयुषी जिस तरह से हम देख भी रहे हैं थोड़ा बहुत अंतर और ज्यादा मार्जिन नहीं नजर आ रहा है। बड़े बड़े नाम भी हैं जो मुकाबले में दिख रहे हैं, नेक टू नेक फाइट नजर आती है, खासतौर से अगर नई दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि वहां पर परवेश सिंह है तो साथ ही उनके सामने है अरविंद केजरीवाल। और इसलिए हम बोलते हैं कि रुझान है, इनको आप एग्जैक्ट नहीं मान सकते क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कब ये पूरा गेम चेंज हो जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेश जी, जो अभी तक के आंकड़े हैं किस तरह से देख रहे हैं उनको? देखिए अभी तक के जो आंकड़े हैं वो जो एग्जिट पोल आया है उसकी तरफ ही ये इंगित कर रहा है कि इस बार कह सकते हैं करीब 2.5 दशक बाद जो दिल्ली है वो बीजेपी के कब्जे में आ रही है। लेकिन जो आपने कहा कि जब तक अंतिम आंकड़े ना आ जाए, परिणाम ना आ जाए, लेकिन देखिए जिस तरह की काउंटिंग चल रही, इस तरह के रुझान वहाँ से आ रहे हैं, तो रुझानों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव परिणाम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि अब चूँकि जिस तरह से रुझान है उससे ये तो तय हो चुका है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन से आगे है और सरकार बनाने को लेकर तैयार है। लेकिन चर्चा इस बात की रहेगी कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट है उसका परिणाम क्या आता है, कालका जी की सीट से क्या परिणाम आता है और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की जंग कैसी रहती है, क्योंकि सबसे कम मार्जिन वहीं पर ही है। बिल्कुल, तो ये जो सीटें हैं और यहाँ जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक है, क्योंकि यहाँ कोई भी जो कैंडिडेट है, तीनों जो पार्टियों कैंडिडेट है, उसको कमज़ोर नहीं आका जा सकता। और ये जो इस बार त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है इन सीटों पे, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष की स्थिति बनाता जा रहा है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी से भी, क्योंकि गर्वित जी लगातार हमारे साथ बने हुए, नरेश जी, उनका कहना है कि हरियाणा का भी परिणाम देखा था, रुझान कुछ था, उसके बाद परिणाम कुछ और आए, तो अभी जल्दबाजी है। तो आपको लगता है कि जो रुझान आ रहे हैं उससे इतना ज्यादा फेरबदल हो सकता है कि बहुमत ही बदल जाए, पार्टी ही बदल जाए? देखिए, चूंकि आम आदमी के प्रवक्ता है इसलिए जो पार्टी हित में होगा वही बयान इनकी तरफ से आएगा। अगर यहाँ आप पार्टी आगे होती तो यही कहती कि देखो हमने पहले से कहा था हमारी सरकार चौथी बार बनती जा रही है। तो चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है तो अपनी पार्टी के पक्ष में ही बयान देंगे जो भी होना है। और जहाँ तक आपने अभी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था थोड़ी देर पहले कि भले ही तीसरी बार खाता नहीं खुल रहा हो लेकिन उम्मीद जगाए हुए अभी भी 3 से 5 सीटों तक का भी संतोषजनक परिणाम वो मानते हैं। तो देखिए ये राजनीति में चलता है श्वेता, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब उन विश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगी मुझे
लगता है आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी पार्टी के नेताओं को कि क्यों दिल्ली जो लगातार इनके हाथ में थी वो क्यों फिसल रही है। अगर आप कह सकते हैं कि भले ही एक नज़दीकी मुकाबले में रहे जो अपने रुझान बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का दावा था, जिस तरह की जो इन्होंने वादे किए थे और जिस तरह से लगातार इस दावे थे कि किस तरह 60+, 55+ जो सीटें आ रही है, अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो इसका कारण क्या, ये मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था उस लड़ाई में आम आदमी की जो पार्टी है वो पूरी तरह से फंसती आ रही है। इसके कई मुद्दे हैं जो पहले भी जिक्र आपने किए हैं, लेकिन फिर भी हम ये जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई। इसके पीछे कारण है एंटी इनकम्बेंसी जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका कारण है। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन वादों के अनुरूप कुछ जो फैसले हैं उसके अनुसार नहीं हो पाए थे। इसके अलावा जब जनता शुरू में उनसे जुड़ी थी, अगर हम आज के 15 साल 20 साल पहले की बात करें, जब अन्ना आंदोलन हुआ था और उसके बाद जब ये आए थे, तो जनता जिन मुद्दों पे जुड़ी थी वो मुद्दे आज गौण हो गए। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है श्वेता कि आम आदमी पार्टी है वो गौण हो गई है और अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने। और गर्वित जी, एक जैसे अलग अलग मुद्दे तो है, ठीक है, आप भी अपने पार्ट से और अपने तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में आम आदमी नहीं रह गए हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। जिस नाम से जुड़े, जिस तरह से आम आदमी को लेकर चलने की बात कही, आज वो आम से खास हो गए हैं। और ये भी एक वजह है जो आम जनता देख रही थी। शीश महल का उदाहरण भी दिया जा रहा है, ये भी एक पहलू माना जा रहा है कि आप इससे एग्री करेंगे या नहीं। शीश महल पे इतना डिबेट हो रही है। शीश महल कोई अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है। और मैं आपको एक आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि शीश महल जो आप बता रहे हैं दिल्ली का सीएम हाउस है, और उस सीएम हाउस का काम 2020 में चालू हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने थे 2015 में। वो चाहते तो 2015 में भी उसका काम चला सकते थे या रिनोवेट कर सकते थे। 2020 में रिनोवेशन हुआ, 2024 तक उसका रिनोवेशन कंप्लीट हुआ, और रिनोवेशन कंप्लीट होते ही अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया और विदिन 10 डेज उन्होंने वो सीएम हाउस खाली भी कर दिया। उन्हें 2020 में ये थोड़े ना पता था कि ये भी सीन बन सकता है। एकलव्य जी, कि उन्हें रिजाइन करना पड़े और इतना सब कुछ हो जाएगा, ये किसी ने थोड़ा ना सोचा होगा 4 साल बाद ये सब चीजें। मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में थोड़ी देर पहले ही आप ये चैनल 50 सीट दिखा रहे थे बीजेपी की रुझानों में, अभी वो 37 पे आ गई है और 33 पे आम आदमी पार्टी है, और धीरे धीरे हम सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। 40 और 30 के रुझान ऊपर नीचे तो चलेगा, वैसे कोई दुश्मनी मैं भी रुझान ही बता रहा हूं आपको, मैं भी रुझान ही बता रहा हूं। 50 तक चले गए थे, 50 से 38 पे आ गए। हम हकीकत दिखा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि ये सिर्फ रुझान है और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी प्रोग्रेस कर रही है या जो भी हो रहा है, लेकिन अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, कम से कम ये तो निश्चित है कि 2015-2020 के मुकाबले अब दिल्ली का चुनावी मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। और ये क्यों बदला है कि देखिए, लोगों को एक बात समझ में आई है जो इस मैंडेट से क्लियर दिखाई दे रहा है कि पतझड़ का मौसम आने वाला है। झाड़ू की आवश्यकता घर में पड़ेगी, राज्य में नहीं। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि चाहे उनने घर छोड़ा हो, कुछ भी करा हो, जो बेसिक बातें हैं ना, शीला दीक्षित जी के लिए जो कह के आए थे कि उनके घर में पता नहीं कितने 8 एसी लगे हुए हैं, 12 एसी लगे हुए हैं, इनके घर में उनने अपने पेट साफ करने के लिए जो कमोड लगा रखा है वो 8 लाख रुपए का है। तो देखिए, जनता जो है, मतलब जनता ने जो शीश महल की तस्वीरें अपनी आंखों से देखी है ना, वो आदमी जो कहता था वो नीली वैगनआर थी, वो भी सेकंड हैंड थी, पता नहीं 1-1.5 लाख रुपए की बताते थे या डोनेटेड बताते थे। आज मतलब 50 लाख की ग्लॉस्टर तो खुद के लिए ले रखी है। और वो जनता का ही पैसा है एकलव्य जी, बिल्कुल वो जनता का ही पैसा, और इसलिए ये समय है कि जनता हिसाब मांगेगी। और ये तो आप भी मानते हैं कि जो जिक्र कर रहे हैं कि पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो जो वोट डिफरेंस है, आपके वाव परिणाम थे पहले वाले, वाकई में शानदार परिणाम थे, बट अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी कुछ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो पिछली बार 67 और फिर 62 मिली, उसके मुकाबले तो निश्चित तौर पे हमें आकलन करने का विषय है, नो डाउट इसमें। लेकिन जो आप बता रहे हैं कार और घर, ये अरविंद केजरीवाल की पर्सनल कार और घर नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के कार और बंगले हैं। शीला दीक्षित जी के पर्सनल थी क्या? शीला दीक्षित की गवर्नमेंट की थी वो भी। तो फिर उन पे इल्जाम लगाने की जरूरत कहां थी? नरेश जी, एक सवाल जरूर है नरेश जी, क्योंकि कोशिश लगातार बीजेपी की रही है कि दिल्ली
में सरकार बनाई जा सके। लेकिन इस बार जो रुझान है बीजेपी के पक्ष में है, 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है अगर यही परिणाम आते हैं, क्योंकि रुझान तो कम से कम इसी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप? आम आदमी पार्टी का फेलियर था इसलिए बीजेपी पर भरोसा हुआ, या बीजेपी के विकास पर ज्यादा भरोसा था इसलिए आम आदमी पार्टी को जनता ने नकारा? देखिए श्वेता, ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमेशा ये कसक रही, खासकर हम सेंट्रल लीडरशिप की बात करें कि देश में तो राज है लेकिन दिल्ली हमारे हाथ में नहीं है। तो वो एक जो मन में कसक थी वो कहीं ना कहीं लगातार जो चुनावी मेहनत हुई है वो मेहनत ज़्यादा इस बार इसलिए भी हुई कि दिल्ली को कैसे कब्जे में किया जाए, और उस कोशिश में जो खुद आम आदमी पार्टी है उनकी जो विफलताएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करती गई। और सिर्फ वो विफलताएं नहीं बल्कि कांग्रेस का चुनाव लड़ना, क्योंकि आप देखिए जनता जो है वो जैसे कह सकते हैं, एक कहावत है कि आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन तो रिएक्शन तो वैसे ही आते रहेंगे 41 सीटों पर और आप 29 सीटों पर। हालांकि उतार चढ़ाव अभी भी जारी है, दौड़ है रुझानों की, लेकिन ऐसे में जो बहुमत हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जिट पोल भी आयुषी यही कहते नजर आ रहे थे और हमारे खास पैनल भी लगातार मौजूद है, चर्चा लगातार जारी है। एकलव्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी वापस से, क्योंकि आप लगातार प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, अपने विश्लेषण भी रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो अभी सवाल पूछा श्वेता ने कि ये फेल्यूर माने आपका, या फिर वो जो विकास की गंगा बहेगी ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर यहां पर विश्वास जताया है दिल्ली की जनता ने, क्या लगता है? देखिए, जैसा कि नरेश जी ने अभी जिक्र करा, मैं कहूंगा कि इट इज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। है क्या कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो डिस्क्रेडिट हुए, क्योंकि जो उन्होंने कहा और तस्वीर कुछ और दिखाई दी, तो उसकी वजह से एक तो जो वो डिस्क्रेडिट हुए, कांग्रेस ने एक जो कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले जिस तरह से ये चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ बातें हैं जो बीजेपी की जो प्रॉमिसेस हैं और बीजेपी ने जो मेहनत करी है उसको भी देखना पड़ेगा। एक तो लेकिन मेहनत तो वो पहले भी कर रही थी। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि इस बार डिफरेंट क्या रहा कि एक तो अगर आप मिडिल क्लास की बात करेंगे, जो अरविंद केजरीवाल जी का एक तरह से कोर वोट बैंक था, उसमें जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया, एक तो ये था ही कि वो उनसे डिस्क्रेडिट हुए, उसके अलावा जो बजट में एक जो 12 लाख तक इनकम टैक्स के छूट की जो घोषणा हुई, मैं समझता हूं कि उसका एक इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में संगठन के तौर पे बीजेपी जिस तरह से मतलब लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद से ही काम करती रही, क्योंकि वहां पे देखिए मतलब, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब सदन के पटल पे स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने करीब 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्की छत दी है, पक्के घर बना के दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये भाषण और ये बातें तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे, लेकिन फिर भी एकलव्य जी हम यही कहेंगे कि अगर जीतती है तो फिर इसका श्रेय भी बहुत सारे लोगों में बंटेगा, लेकिन एक जो मुख्य श्रेय होता है वो भी सहरा जो है जीत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर सजेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे मौका दीजिए दिल्ली में सेवा करने का। नरेश जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हो? क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा नहीं थी, चुनौती जो थी वो आम आदमी पार्टी के लिए थी। देखिए, अगर हम बात करें एक छोटा सा, आप इसको अगर हम लोकसभा चुनाव की तरफ ले जाए, ठीक है, तो आप देखिए कि पिछले दोनों जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है, लेकिन उसके 9 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सिर्फ मोदी को लेके ये कहे कि इनको जीता, क्योंकि अगर लोकसभा में जिता रहे हैं इसका मतलब मोदी के प्रति क्रेज तो है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे, जो सीधे उस तबके से जुड़े थे जो तबका स्विंग हुआ था, और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो करीब जो 17 से 18% जो वोट होते हैं वो लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव के बीच में स्विंग होते हैं, और उन स्विंग वोटों का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला था। और इस बार वही जो एनालिसिस है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को किया है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्विंग वोट जो होता था पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, वो वोट इस बार स्विंग होता नजर नहीं आ रहा आम आदमी की तरफ। तो जिस तरह के अगर हम बात करें
लोकसभा में जो दिल्ली की मंशा थी, कुछ वैसी ही मंशा विधानसभा में नजर आ रही, क्योंकि अगर दिल्ली के लोकसभा चुनाव के परिणाम का एनालिसिस करे और अगर वो चुनाव परिणाम विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही रहता है तो करीब 45 से 50 सीटें होती है जो भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आती है। तो ऐसे में वो जो स्विंग वोट होता है हर बार, वो कराने में इस बार सफल नहीं हो पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस बार के रुझान सामने और वो दिख भी रहा है नरेश जी आंकड़ों के अंदर। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता पंकज जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। दिल्ली स्वागत नहीं कर पा रही पर फिलहाल देखिए, दिल्ली में हम लोगों ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। पिछले जो 15 साल शीला दीक्षित का राज रहा, उस राज के बारे में, उस विकास की प्रक्रिया थी, हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर बताया। और अभी भी हम लोगों ने जो मुद्दे थे, जनता से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य की बात करनी हो, भले बात से आप बता रहे हैं। नहीं, लगातार हम लोगों ने केवल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया, विकास के मुद्दों पर जनता काम किया। आप देखेंगे जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है, उसको किस तरीके से लाभान्वित कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के जो नेता हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, आप रमेश बिजोड़ी को दे लो, प्रवेश करो, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ना, आप अपने टर्म में बोल लीजिएगा। विकास, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करा, ये हम सब लोगों ने देखा है। रमेश बिजोड़ी की भाषा उनका भी रहा है, मुख्य मुद्दा उनका भी रहा है। उन्होंने विकास पे काम, उन्होंने विकास पे, उन्होंने तस्वीर अलग होती। 10 दिन पहले प्रचार प्रसार के लिए आपके दिग्गज थे। हम लोगों ने लगातार, आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है, हम तो मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, लोकतंत्र में हमें भी बोलने हक तो दीजिए ना। हार गए इसका मतलब है कि बोलने भी नहीं दोगे आप, बोलने दीजिए कम से कम, सुन लीजिए। मान चुके हैं आप हार गए हैं। नहीं, हार गई तो यही सवाल था मेरा कि हार तो सर आप चंद रोज पहले ही मान गए थे, इसलिए 10 दिन पहले आप प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने दिल्ली में बेहतरीन चुनाव लड़ा और हमारा टारगेट जो दिल्ली में था वो हमारा वोट शेयर बढ़ाना था। देखिए, सुन लीजिए आप, हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव दिल्ली में लड़ा है। आप देखेंगे कि हमारे जो देवेंद्र यादव जी जो लगातार वहां यात्रा निकाल रहे थे, पिछले 6 महीने से हम हमारी लगातार कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं लगातार। सुन लीजिए ना, उससे पहले भी लगातार दिल्ली के जो मुद्दे थे वो हमारे नेताओं ने, जो दिल्ली के नेताओं ने थे, वहां लगातार उठाए हैं। आप देख लीजिए, शराब घोटाले का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया सबसे पहले। दिल्ली आए थे तब उन्होंने विकास की बात नहीं कही थी, उन्होंने बल्कि आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधा था, विकास की बात वहां पर नहीं हुई थी। हम लोग लगातार सिर्फ विकास की ही बात करते हैं। हम लोगों ने वहां दिल्ली में चुनाव लड़ा, शीला दीक्षित के कार्यकाल के ऊपर चुनाव लड़ा, अभी भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम अपनी स्कीम्स के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे। हमने हेल्थ की बात की, प्यारी दीदी योजना की बात की, आप देखेंगे जो महंगाई स्तर में जो बढ़ी हुई है, महंगाई किट की बात की, हम सब लगातार मुद्दों की बात है यहाँ पे करी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सिर्फ झूठ और प्रोपोगेंडा की राजनीति वहां करती थी। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी और बीजेपी की तो मर्यादा हम सब लोगों ने देखी, किस तरीके से वो लोगों का सम्मान करती है, जनता का सम्मान करती है, हम सब लोगों ने देखा। आरोप लगाने से ज्यादा बेहतर होता कि आप अपने धरातल पर मजबूती के साथ उतरने की कोशिश करते, समय रहते। अब तो बहुत देर हो चुकी है और आप तो हार भी मान चुके हैं। नरेश जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, मुझे जो लगता है, जो अभी जो पंकज जी ने बात कही है उसी को आगे हम बढ़ाएं कि इनका इस बार जो फोकस, जो मुझे लगता है चुनाव में, वो कोई जीतता नहीं था। इनका फोकस था कोई खाता खुल जाए तो खुल जाए। बाकी इनका फोकस था कि इनका जो वोट बैंक लुटा है पिछले 15 साल में, उसको किस तरह से वापस अपनी तरफ लाया जाए। क्योंकि इनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने चुनाव में इस बार ये प्लानिंग की है, जो हमें सूचना मिलती रहती है कि हम बीजेपी से तो अगली बार भी लड़ लेंगे, लेकिन लड़ने लायक बनना है तो पहले आम आदमी पार्टी को बाहर करना होगा। तो आम आदमी पार्टी को बाहर करने की रणनीति के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा है। और ये असर आप देखिए कि आपने जो नई दिल्ली सीट है, केजरीवाल शायद पीछे चल रहे हैं अभी, तो उनको पीछे चलने में सिर्फ प्रवेश वर्मा का हाथ नहीं है, संदीप दीक्षित का भी हाथ है। क्योंकि संदीप दीक्षित एक मजबूत चेहरे हैं, शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल तक राज किया था, उनके बेटे हैं। तो इस बार जो फोकस रहा है कांग्रेस का, वो नहीं, अपना जो वोट बैंक है, जो उनका, क्योंकि आपके पास वोट बैंक कौन सा है? अगर हम एससी की जो वोट की बात करें या माइनॉरिटी वोट की बात करें, ये वो वोट है जो कभी कांग्रेस का रहा था और ये वोट शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। तो आम आदमी की तरफ जब वोट शिफ्ट हो गया तो कांग्रेस खाली हो गई। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि उनका जो मूल वोट है वो किसी भी तरह
वापस उनको मिले। और दूसरा जो आप देखेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव में जब इन्होंने 7 चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, तो 43% हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना, बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। सर टाइमिंग ऐसी थी, नरेश जी आप जिक्र कर रहे थे और वो खुद बताने भी आ गई और उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सराखों पर। लेकिन देवेंद्र जी स्वागत है आपका। सर क्या हुआ, कहां पर कमी रह गई? ये जो जेल जाना, फिर आना, फिर माफी मांगना और फिर कुर्सी छोड़ देना और कहना कि मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, और एक्सेप्ट करना कि हम नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए हैं। कैसे? देखिए इसमें कोई वो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार कोशिश की और जिस तरीके से हमारे नेता जेल भेजे गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमको हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल तक दिल्ली की जनता के काम अटकाए, उसका भी नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को गाली देकर पूरा चुनाव लड़ा। षड्यंत्र जनता नहीं जानती थी, नहीं षड्यंत्र जनता नहीं जानती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लाएगी जो ऐसे षड्यंत्र रचती है। मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र जो थे उसका भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान, जो हल्की सी उनको एज नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पहली बात तो अभी ज्यादा पीछे नहीं है, 6 सीटों का अंतर है बहुमत से अगर देखें तो, और अभी 4 सीटें ऐसी जिसमें 2000 का अंतर है। तो अभी बहुत चीजें जो बदल सकती है, लेकिन जहां जो आपको एज जो भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है उसके पीछे बड़ा योगदान इनके इन साजिशों का है। दूसरा बड़ा योगदान जो इस तरीके से इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया, मैं आपको बताना चाहूं पूरे देश में आज तक के इतिहास में, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं, दूसरी पार्टियों के साथी भी हैं, एक सीट मुझे बता दीजिए जिसमें 5 साल के बाद में वोट कम हो जाएं। नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी सीट है पूरी दिल्ली में जिसमें 40,000 वोट 5 साल के बाद कम हो गए। पूरे देश में राजनीतिक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजें देश की जनता ने भी देखी है। चुनाव आयोग का जिस तरीके से वहां मूक दर्शक बना रहना था, ये बात नहीं है क्या? नहीं, हमने उठाई है बात, हमने तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात उठाई है, मुद्दे दिए हैं, आंकड़े दिए, फैक्ट्स दिए। देवेंद्र जी, फैक्ट्स पर अगर कार्रवाई 40,000 वोट कम हुए हैं, उसमें से क्या 5 लोगों को कैमरा के सामने ला पाए जो कंप्लेन करे कि हमारा वोट कहां चला गया? अब आप बोल रहे हो, आप क्या अपडेटेड रहते नहीं हो? जिस तरीके से आप सुनी सुनाई बात करें तो हमने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आरोपी तो नहीं होनी चाहिए ना। 40 से ज्यादा लोग हम सामने लेके आए कैमरा के, जिनके वोट काटे गए, और 40,000 वोट कट जाना कोई मजाक की बात नहीं है। सर, 1000-2000 वोट के साथ आरोप लग जाते, जेल चली जाती है, प्रूफ के साथ नहीं होता है। आज तक की आपकी पत्रकारिता के इतिहास में, चलिए ठीक है, दिल्ली चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लेते हैं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई है। इसके लिए मैं जो दिल्ली के मतदाता हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, उनको मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। और उन्होंने दिल्ली में जो परिवर्तन की सोची और अपनी रणनीति बनाई, उसके लिए उनको पहले बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के विकास में पंख लगेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, दिल्ली के विकास को पंख लगेंगे, ये कहा गया है। तौर पर 27 साल बाद जो है दिल्ली में भाजपा के नेताओं को मुस्कुराने का मौका मिलता दिख रहा है। जिस तरह की लीड दिख रही है, जो रुझान दिख रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर 1993 के बाद ये होगा तो भाजपा के नेता उत्साहित हैं, बयान दिया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सियासत रही और खास तौर पर जो बातें हुई, उससे लगने लगा था इस बार जिस तरह के एग्जिट पोल थे, तो मुझे लगता है उनके लिए ये खुशी का मौका है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इससे बड़ा आत्मावलोकन का मौका नहीं होगा। और ये फायदा भी मुझे लगता है जो भाजपा को मिला, इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ी, मुझे लगता है उससे एज मिला भाजपा को। कहीं ना कहीं ये बातें चली, करप्शन, फ्री बीज का बहुत ज्यादा प्रचार, ये सब चीजें मुझे लगता है आपके खिलाफ गया। बिल्कुल ठीक है आपने लक्ष्मण जी, और यही देखने को मिल रहा है जब जब जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और एक एक करके पूनम रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आयुषी, देवेंद्र जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनके लिए ये सिर्फ रुझान है और अभी भी काया पलट हो सकती है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, यमुना पानी प्रदूषण का मुद्दा जो अभी तक साफ नहीं हुआ, माफी मांग ली गई, लेकिन जो इतने सालों में इतने लंबे वक्त तक काम नहीं हुआ, मौका दे दिया जाता 5 साल में काम हो जाता, सबसे अहम सवाल। दूसरा, अगर रुझान वाकई में नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या एक्सेप्ट करना भारी लगता है क्या?
इतना आक्रोश अभी क्यों? नहीं, आक्रोश इसलिए भारी है क्योंकि जिस तरीके से हमने चुनाव, जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, तो हमारे जो सवाल है वो तो हम पूछेंगे, और सवाल पूछना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बाकी जनता जो फैसला करेगी उसको सबको एक्सेप्ट भी करना होता है, पहले भी किया गया, आगे भी किए जाएंगे। उसको क्लियर कीजिएगा। नहीं, मैं उन्हीं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से जब चुनाव हो रहे थे और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के घर में पैसा बांटा जा रहा था, हम बार बार चुनाव आयोग के सामने वो मुद्दा उठा रहे थे, और उसके बावजूद भी एक बार रेड नहीं हुई। और जब कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार बोला 15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को देख करके उनको खरीदा जा रहा है, तो तुरंत जो एसीबी पहुंच गई। हमारा सवाल ये है कि जब वोट काटे जा रहे थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे भाजपा के साथी कहते हैं प्रेस को आपने लोग सामने नहीं लेके आए, हम लोगों को सामने लेकर के आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद जी ने ऐसे 40 परिवार दिखाए जिनके वोट काट दिए, जो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। 40,000 वोटों का, जहां तक मैं आपको कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज तक इतिहास में कोई भी बता दे ऐसा हुआ हो, तो कभी नहीं हुआ। ये चीजें नॉर्मल नहीं है, और इन चीजों पर हम सवाल उठाएंगे। चलिए ठीक है, नरेश जी जो ये आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, हम यहाँ पर लोगों को लेकर आए थे, क्या लगता है इस तरीके के मामलों में चुनाव आयोग पर इस तरीके के सवाल खड़े करना, पूरे प्रशासन पर ही सवाल खड़े करना, हालांकि पहले दिन से ये ऐसे हो रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो या एलजी की बात हो, लेकिन फिर भी क्या कैसे प्रोसेस, कुल मिलाकर लास्ट में विक्टिम बन जाना? देखिए, ये तो राजनीति की परंपरा है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे सिलसिले इसके, क्योंकि जब पंजाब जीतते हैं तब चुनाव आयोग सही रहता है, दिल्ली हारते हैं तो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो जाते हैं। बात सिर्फ इन वोट की नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, 70 सीट की बात कर रहे हैं। रुझान जो आ रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि जनता ने क्या फैसला किया है। लेकिन आप ये मान के चलिए, कई ऐसे फैसले थे पिछले, जो अरविंद केजरीवाल का जो राज था दिल्ली में, उस समय उनके जो कई फैसले थे जो जनता, देखिए मैं कह रहा था कि एक कहावत है राजस्थानी में कि काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीधा सीधा मतलब जो इसका हम समझाना चाहते हैं कि एक बात पे जो जनता है वो एक बार तो भरोसा कर सकती है, लेकिन बार बार उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकती। आप कांग्रेस के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी आपने बनाई, कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़के आए और उस कांग्रेस से आप गठबंधन कर रहे हैं, लोकसभा में आप गठबंधन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वोट दे रही है, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की पार्टी वोट दे रही है, और जब विधानसभा चुनाव की बात आती है पूनम, तब दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इन्होंने दिल्ली को खराब किया, इन्होंने दिल्ली को खराब किया। तो देखिए, जनता जो है ये सब समझती है, और मैंने कहा ना कि जनता के चेहरे को अब ज़्यादा पढ़ पाना मुश्किल होता है। वो जो फैसला करती है वो तो जब परिणाम सामने आते हैं तब ही दिखता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे यमुना का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शराब जो मामला हुआ था कांड का जो मुद्दा हो, ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल की अन्ना आंदोलन के समय जो छवि थी, उस छवि पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। और भले ही देखिए, सिर्फ फ्री में सब कुछ देने की घोषणा करने से वोट नहीं मिलते, क्योंकि जो अगर ये सोचे कि हर चीज़ को फ्री दे दे या सुविधा दे दे, उससे अगर वोट मिल जाए, ऐसे कई राज्य हैं, इनको उदाहरण मिल जाए कि राजस्थान में भी देख चुके हम कि जनता तो जो है वो अलग तरह के फैसले करती है। जनता ये चाहती है, क्योंकि अगर इनको इतने साल राज दिया था तो ये तब भी है कि ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमारी मदद नहीं करता, तो ये तो अगर आपकी सरकार बनती तब भी यही मुद्दा रहता। लेकिन जनता को चाहिए कि इस तरह के जो द्वंद्व चलते हैं वो दूर हो और कम से कम उनके काम हो, क्योंकि 10 साल कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 10 साल, और इस 10 साल में भी अगर कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, तो कमी वहीं पर ही है। एकलव्य जी, हाँ बिल्कुल आप बोलिए। इसमें एक बात कहना चाह रहा था कि एक जिसे कहते हैं ना हम डबल स्टैंडर्ड्स की पराकाष्ठा, यही अरविंद केजरीवाल जब प्रभु श्री राम के मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला था तो वो कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि मंदिर बनाने से क्या होगा, या इसकी जगह अस्पताल बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए। जब बन गया और उन्होंने देखा कि सनातन के लिए अभी देश में क्या माहौल है, तो आज अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। आपने देखा होगा 4 कमरे के घर में रहने की बात करने वाले के शीश महल के बारे में हमने बात करी, वैगन आर की बात करने वाला 2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमने की हमने बात करी। उसके अलावा आप देखिए कि मोदी जी की डिग्री पे प्रश्न उठाने वाले इनके वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर सो कॉल्ड खुद 12th पास है, ये भी जनता के बीच में इस बार ये फैक्ट निकल के आया। उसके बाद देखिए कि पंजाब पोल्यूशन बात होती थी कि पराली से जो पोल्यूशन होता है तो कहते थे कि भाई ये तो पंजाब की वजह से हो रहा है। जब वहां पे पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो अब हरियाणा की बात करते हैं। यमुना के पोल्यूशन के लिए भी अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ब्लेम करने लग गए कि 7वां राउंड हो गया है और नई दिल्ली सीट से, अपनी सीट से अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। देखिए, ये बात बहुत क्लियर है। मैं तो
मतलब स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जैसे कि नरेश जी ने भी बताया कि डबल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं और काट की हांडी जो होती है वो दोबारा नहीं चढ़ती। दिल्ली की जनता का मन इस रुझानों से कम एंड में जो भी मतलब फैसला आए, परंतु ये तो क्लियर है कि मौसम अब बदल चुका है। अच्छा एकलव्य जी, एक बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मौके का फायदा उठाना भारतीय जनता पार्टी को आता है, वो दिल्ली में उठाया शायद भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, मैं एक बिल्कुल उठाया। देखिए मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा कि एक घोषणा करी कि मैं 2100 रुपए दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2500 की बात करी। लेकिन उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कैसे ऑपरेट करते हैं पॉलिटिकली। प्रधानमंत्री जी ने जो झुग्गी झोपड़ी वालों को जो घर के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, उन्होंने एक चीज और कही। उन्होंने कहा कि ये जो 4 करोड़ गरीब परिवारों को हमने घर दिए हैं ना, उन सारे घरों की रजिस्ट्री जो है वो महिलाओं के नाम पे है। महिला को परिवार का प्रमुख बनाया और एक तरह से मैसेज किया। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए इतने वर्ष हो गए, अब समय आ गया है कि आप अपने आप को बेटा भाई कहते हैं कि मुझे इस बेटे इस भाई को अवसर दीजिए आपकी सेवा करने का। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं महिला, जो कि वो भी अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा वोट बैंक था, पिछली बार गेम चेंज उसी ने किया था, उस महिला वोट नहीं किया था। इस बार मुस्लिम महिला वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ती हुई नजर आई, ये भी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, अहम जानकारी वो पहुंचा दी दर्शकों तक। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल उदयपुर में दिल्ली चुनाव की मतगणना पर अग्रवाल ने कहा कि 55 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। फिलहाल रुझानों में भी भाजपा आगे चल रही है। देखिए नतीजा तो पता था, अभी तो पूरा नतीजा नहीं आ रहा। 42 सीटें दिखा रहे हैं, काउंटिंग खत्म होते होते हम 55 सीटें जीत चुके होंगे। किस तरह क्या लग रहा है सर? नागरिकों ने एक सही निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यप्रणाली पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी निष्ठा पर, राष्ट्र के प्रति जो पिछले 13 सालों से 12 सालों से अनवरत वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने उस पर मुहर लगाई है। हम दिल्ली के नागरिकों के आभारी हैं। तो रिएक्शन तो अब ऐसे ही आते रहेंगे 41 सीटों पर और आप 29 सीटों पर। हालांकि उतार चढ़ाव अभी भी जारी है, दौड़ है रुझानों की। लेकिन ऐसे में जो बहुमत हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, शुरुआती रुझानों में ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जिट पोल भी आयुषी यही कहते नजर आ रहे थे और हमारे खास पैनल भी लगातार मौजूद है, चर्चा लगातार जारी है। एकलव्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी वापस से, क्योंकि आप लगातार प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, अपने विश्लेषण भी रख रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो अभी सवाल पूछा श्वेता ने कि ये फेल्यूर माने आपका, या फिर वो जो विकास की गंगा बहेगी ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर यहां पर विश्वास जताया है दिल्ली की जनता ने, क्या लगता है? देखिए जैसा कि नरेश जी ने अभी जिक्र करा, मैं कहूंगा कि इट इज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। है क्या कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो डिस्क्रेडिट हुए, क्योंकि जो उन्होंने कहा और तस्वीर कुछ और दिखाई दी, तो उसकी वजह से एक तो जो वो डिस्क्रेडिट हुए। कांग्रेस ने एक जो कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले जिस तरह से ये चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ बातें हैं जो बीजेपी की जो प्रॉमिसेस हैं और बीजेपी ने जो मेहनत करी है उसको भी देखना पड़ेगा। एक तो लेकिन मेहनत तो वो पहले भी कर रही थी। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले भी कर रही थी। वही बता रहा हूँ कि इस बार डिफरेंट क्या रहा कि एक तो अगर आप मिडिल क्लास की बात करेंगे, जो अरविंद केजरीवाल जी का एक तरह से कोर वोट बैंक था, उसमें जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया, एक तो ये था ही कि वो उनसे डिस्क्रेडिट हुए। उसके अलावा जो बजट में एक जो 12 लाख तक इनकम टैक्स के छूट की जो घोषणा हुई, मैं समझता हूं कि उसका एक इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में संगठन के तौर पे बीजेपी जिस तरह से मतलब लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद से ही काम करती रही, क्योंकि वहां पे देखिए मतलब, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब सदन के पटल पे स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने करीब 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्की छत दी है, पक्के घर बना के दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये भाषण और ये बातें तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे। लेकिन फिर भी एकलव्य जी, हम यही कहेंगे कि अगर जीतती है तो फिर इसका श्रेय भी बहुत सारे लोगों में बंटेगा, लेकिन एक जो मुख्य श्रेय होता है वो भी सहरा जो है जीत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर सजेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे मौका दीजिए दिल्ली में सेवा करने का। नरेश जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हो? क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा नहीं थी, चुनौती जो थी वो आम आदमी पार्टी के लिए थी। देखिए अगर हम बात करें एक छोटा सा, आप इसको अगर हम लोकसभा चुनाव की तरफ ले जाए, ठीक है, तो आप देखिए कि पिछले दोनों जो लोकसभा चुनाव थे
उसमें भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है, लेकिन उसके 9 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सिर्फ मोदी को लेके ये कहे कि इनको जिता, क्योंकि अगर लोकसभा में जिता रहे हैं इसका मतलब मोदी के प्रति क्रेज तो है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे, जो सीधे उस तबके से जुड़े थे जो तबका स्विंग हुआ था, और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो करीब जो 17 से 18% जो वोट होते हैं वो लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव के बीच में स्विंग होते हैं, और उन स्विंग वोटों का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला था। और इस बार वही जो एनालिसिस है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को किया है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्विंग वोट जो होता था पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, वो वोट इस बार स्विंग होता नज़र नहीं आ रहा आम आदमी की तरफ। तो जिस तरह के अगर हम बात करें लोकसभा में जो दिल्ली की मंशा थी, कुछ वैसी ही मंशा विधानसभा में नज़र आ रही है, क्योंकि अगर दिल्ली के लोकसभा चुनाव के परिणाम का एनालिसिस करें और अगर वो चुनाव परिणाम विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही रहता है तो करीब 45 से 50 सीटें होती है जो भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आती है। तो ऐसे में वो जो स्विंग वोट होता है हर बार, वो कराने में इस बार सफल नहीं हो पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस बार के रुझान सामने आ रहे हैं। और वो दिख भी रहा है नरेश जी आंकड़ों के अंदर। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता पंकज जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। दिल्ली स्वागत नहीं कर पा रही पर फिलहाल देखिए, दिल्ली में हम लोगों ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। पिछले जो 15 साल शीला दीक्षित का राज रहा, उस राज के बारे में, उस विकास की प्रक्रिया थी, हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर बताया। और अभी भी हम लोगों ने जो मुद्दे थे जनता से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य की बात करनी हो, भले ही बात से आप बता रहे हैं। नहीं, लगातार हम लोगों ने केवल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया, विकास के मुद्दों पर जनता काम किया। आप देखेंगे जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उसको किस तरीके से लाभान्वित कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के जो नेता हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, आप रमेश बिधोड़ी को दे लो प्रवेश करो, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ना, आप अपने टर्म में बोल लीजिएगा। विकास, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करा, ये हम सब लोगों ने देखा है। रमेश बिधोड़ी की भाषा उनका भी रहा है, मुख्य मुद्दा उनका भी रहा है। उन्होंने विकास पे काम रहते प्रचार प्रसार के लिए, उन्होंने विकास पे, उन्होंने तस्वीर अलग होती। 10 दिन पहले आप प्रचार प्रसार के लिए आपके दिग्गज थे। हम लोगों ने लगातार, आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है, हम तो मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, लोकतंत्र में हमें भी बोलने का हक तो दीजिए ना। हार गए इसका मतलब है कि बोलने भी नहीं दोगे आप, बोलने दीजिए कम से कम, सुन लीजिए। मान चुके हैं आप हार गए हैं। नहीं, हार गई तो यही सवाल था मेरा कि हार तो सर आप चंद रोज पहले ही मान गए थे, इसलिए 10 दिन पहले आप प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने दिल्ली में बेहतरीन चुनाव लड़ा, और हमारा टारगेट जो दिल्ली में था वो हमारा वोट शेयर बढ़ाना था। देखिए, सुन लीजिए आप, हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव दिल्ली में लड़ा है। आप देखेंगे कि हमारे जो देवेंद्र यादव जी जो लगातार वहां यात्रा निकाल रहे थे, पिछले 6 महीने से हमारी लगातार कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं लगातार। सुन लीजिए ना, उससे पहले भी लगातार दिल्ली के जो मुद्दे थे वो हमारे नेताओं ने, जो दिल्ली के नेताओं ने थे, वहां लगातार उठाए हैं। आप देख लीजिए, शराब घोटाले का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया सबसे पहले। दिल्ली आए थे तब उन्होंने विकास की बात नहीं कही थी, उन्होंने बल्कि आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधा था, विकास की बात वहां पर नहीं हुई थी। हम लोग लगातार सिर्फ विकास की बात करते हैं। हम लोगों ने वहां दिल्ली में चुनाव लड़ा, शीला दीक्षित के कार्यकाल के ऊपर चुनाव लड़ा, अभी भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम अपनी स्कीम्स के ऊपर चुनाव लड़े थे, हमने हेल्थ की बात की, प्यारी दीदी योजना की बात की। आप देखेंगे जो महंगाई स्तर में जो बढ़ी हुई है, महंगाई किट की बात की। हम सब लगातार मुद्दों की बात है यहाँ पे करी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सिर्फ झूठ और प्रोपोगेंडा की राजनीति वहां करती थी। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और बीजेपी की तो मर्यादा हम सब लोगों ने देखी, किस तरीके से वो लोगों का सम्मान करती है, जनता का सम्मान करती है, सब लोगों ने आरोप लगाने से ज्यादा बेहतर होता कि आप अपने धरातल पर मजबूती के साथ उतरने की कोशिश करते, समय रहते। अब तो बहुत देर हो चुकी है और आप तो हार भी मान चुके हैं। नरेश जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, मुझे जो लगता है, जो अभी जो पंकज जी ने बात कही है उसी को आगे हम बढ़ाएं कि इनका इस बार जो फोकस, जो मुझे लगता है चुनाव में, वो कोई जीतता नहीं था। इनका फोकस था कोई खाता खुल जाए तो खुल जाए। बाकी इनका फोकस था कि इनका जो वोट बैंक लुटा है पिछले 15 साल में,
उसको किस तरह से वापस अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि इनका जो थिंक टैंक है उन्होंने चुनाव में इस बार ये प्लानिंग की है, जो हमें सूचना मिलती रहती है कि हम बीजेपी से तो अगली बार भी लड़ लेंगे, लेकिन लड़ने लायक बनना है तो पहले आम आदमी पार्टी को बाहर करना होगा। तो आम आदमी पार्टी को बाहर करने की रणनीति के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा है। और ये असर आप देखिए कि आपने जो नई दिल्ली सीट है, केजरीवाल शायद पीछे चल रहे हैं अभी, तो उनको पीछे चलने में सिर्फ प्रवेश वर्मा का हाथ नहीं है, संदीप दीक्षित का भी हाथ है, क्योंकि संदीप दीक्षित एक मजबूत चेहरे हैं। शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल तक राज किया था, उनके बेटे हैं। तो इस बार जो फोकस रहा है कांग्रेस का, वो नहीं, अपना जो वोट बैंक है जो उनका, क्योंकि आपके पास वोट बैंक कौन सा है? अगर हम एससी की जो वोट की बात करें या माइनॉरिटी वोट की बात करें, ये वो वोट है जो कभी कांग्रेस का रहा था और ये वोट शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। तो आम आदमी की तरफ जब वोट शिफ्ट हो गया तो कांग्रेस खाली हो गई। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि उनका जो मूल वोट है वो किसी भी तरह वापस उनको मिले। और दूसरा जो आप देखेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव में जब इन्होंने 7 चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, तो 43% हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। सर टाइमिंग ऐसी थी, नरेश जी आप जिक्र कर रहे थे और वो खुद बताने भी आ गई और उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सराखों पर। लेकिन देवेंद्र जी स्वागत है आपका। सर क्या हुआ, कहां पर कमी रह गई? ये जो जेल जाना, फिर आना, फिर माफी मांगना और फिर कुर्सी छोड़ देना और कहना कि मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, और एक्सेप्ट करना कि हम नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए हैं। कैसे? देखिए इसमें कोई वो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार कोशिश की और जिस तरीके से हमारे नेता जेल भेजे गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमको हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल तक दिल्ली की जनता के काम अटकाए, उसका भी नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को गाली देकर पूरा चुनाव लड़ा। षड्यंत्र जनता नहीं जानती थी, काम षड्यंत्र जनता नहीं जानती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लाएगी जो ऐसे षड्यंत्र रचती है। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र जो थे उसका भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान, जो हल्की सी उनको एज नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पहली बात तो अभी ज्यादा पीछे नहीं है, 6 सीटों का अंतर है बहुमत से अगर देखें तो, और अभी 4 सीटें ऐसी जिसमें 2000 का अंतर है। तो अभी बहुत चीजें जो बदल सकती है, लेकिन जहां जो आपको एज जो भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है उसके पीछे बड़ा योगदान इनके इन साजिशों का है। दूसरा बड़ा योगदान जो इस तरीके से इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया, मैं आपको बताना चाहूं पूरे देश में आज तक के इतिहास में, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं, दूसरी पार्टियों के साथी भी हैं, एक सीट मुझे बता दीजिए जिसमें 5 साल के बाद में वोट कम हो जाएं। नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी सीट है पूरी दिल्ली में जिसमें 40,000 वोट 5 साल के बाद कम हो गए। पूरे देश में राजनीतिक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजें देश की जनता ने भी देखी है। चुनाव आयोग का जिस तरीके से वहां मुख्य दर्शक बना रहना था, ये बात नहीं है क्या? नहीं, हमने उठाई है बात, हमने तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात उठाई है, मुद्दे दिए हैं, आंकड़े दिए, फैक्ट्स दिए। देवेंद्र जी, फैक्ट्स पर अगर कार्रवाई 40,000 वोट कम हुए हैं, उसमें से क्या 5 लोगों को कैमरा के सामने ला पाए जो कंप्लेन करे कि हमारा वोट कहां चला गया? अब आप बोल रहे हो, आप क्या अपडेटेड रहते नहीं हो? जिस तरीके से आप सुनी सुनाई बात करें तो हमने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आरोपी तो नहीं होनी चाहिए ना। 40 से ज्यादा लोग हम सामने लेके आए कैमरा के, जिनके वोट काटे गए, और 40,000 वोट कट जाना कोई मजाक की बात नहीं है। सर, 1000 वोट के साथ आरोप लग जाते, जेल चली जाती है, प्रूफ के साथ नहीं होता है। आज तक क्या आपकी पत्रकारिता के इतिहास में? चलिए ठीक है, दिल्ली चुनावों के मद्देनजर वोट कटे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लेते हैं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई है। इसके लिए मैं, जो दिल्ली के मतदाता हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, उनको मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। और उन्होंने दिल्ली में जो परिवर्तन की सोची और अपनी रणनीति बनाई, उसके लिए उनको पहले बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के विकास में पंख लगेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, दिल्ली के विकास को पंख लगेंगे, ये कहा गया है। तौर पर 27 साल बाद जो है दिल्ली में भाजपा के नेताओं को मुस्कुराने का मौका मिलता दिख रहा है। जिस तरह की लीड दिख रही है, जो रुझान दिख रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर 1993 के बाद ही होगा
तो भाजपा के नेता उत्साहित हैं, बयान दिया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सियासत रही और खास तौर पर जो बातें हुई उसे लगने लगा था इस बार जिस तरह के एग्जिट पोल थे, तो मुझे लगता है उनके लिए ये खुशी का मौका है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इससे बड़ा आत्मावलोकन का मौका नहीं होगा। और ये फायदा भी मुझे लगता है जो भाजपा को मिला, इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ी, मुझे लगता है उस पर एज मिला भाजपा को। कहीं ना कहीं ये बातें चली, करप्शन, फ्रीबीज का बहुत ज्यादा प्रचार, ये सब चीजें मुझे लगता है आपके खिलाफ गया। बिल्कुल ठीक है आपने लक्ष्मण जी, और यही देखने को मिल रहा है जब जब जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और एक एक करके पूनम रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आयुषी, देवेंद्र जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनके लिए ये सिर्फ रुझान है और अभी भी काया पलट हो सकती है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, यमुना पानी प्रदूषण का मुद्दा जो अभी तक साफ नहीं हुआ, माफी मांग ली गई, लेकिन जो इतने सालों में इतने लंबे वक्त तक काम नहीं हुआ, मौका दे दिया जाता 5 साल में काम हो जाता, सबसे अहम सवाल। दूसरा, अगर रुझान वाकई में नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या एक्सेप्ट करना भारी लगता है क्या? देखिए इतना आक्रोश अभी क्यों? नहीं, आक्रोश इसलिए भारी है क्योंकि जिस तरीके से हमने चुनाव, जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, तो हमारे जो सवाल है वो तो हम पूछेंगे और सवाल पूछना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बाकी जनता जो फैसला करेगी उसको सबको एक्सेप्ट भी करना होता है, पहले भी किया गया, आगे भी किए जाएंगे। उसको क्लियर कीजिएगा। नहीं, मैं उन्हीं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से जब चुनाव हो रहे थे और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के घर में पैसा बांटा जा रहा था, हम बार बार चुनाव आयोग के सामने वो मुद्दा उठा रहे थे और उसके बावजूद भी एक बार रेड नहीं हुई। और जब कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार बोला 15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को देख करके उनको खरीदा जा रहा है, तो तुरंत जो एसीबी पहुंच गई। हमारा सवाल ये है कि जब वोट काटे जा रहे थे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे भाजपा के साथी कहते हैं प्रेस को आपने लोग सामने नहीं लेके आए, हम लोगों को सामने लेकर के आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद जी ने ऐसे 40 परिवार दिखाए जिनके वोट काट दिए जो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। 40,000 वोटों का, जहां तक मैं आपको कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज तक इतिहास में कोई भी बता दे ऐसा हुआ हो तो, कभी नहीं हुआ। ये चीजें नॉर्मल नहीं है और इन चीजों पर हम सवाल उठाएंगे। चलिए ठीक है नरेश जी जो ये आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, हम यहाँ पर लोगों को लेकर आए थे, क्या लगता है इस तरीके के मामलों में चुनाव आयोग पर इस तरीके के सवाल खड़े करना, पूरे प्रशासन पर ही सवाल खड़े करना, हालांकि पहले दिन से ये ऐसे हो रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो या एलजी की बात हो, लेकिन फिर भी क्या कैसे प्रोसेस, कुल मिलाकर लास्ट में विक्टिम बन जाना? देखिए, ये तो एक राजनीति की परंपरा है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे सिलसिले इसके, क्योंकि जब पंजाब जीतते हैं तब चुनाव आयोग सही रहता है, दिल्ली हारते हैं तो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो जाते हैं। बात सिर्फ इन वोट की नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, 70 सीट की बात कर रहे हैं। रुझान जो आ रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि जनता ने क्या फैसला किया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कई ऐसे फैसले थे पिछले, जो अरविंद केजरीवाल का जो राज था दिल्ली में, उस समय उनके जो कई फैसले थे जो जनता, देखिए मैं कह रहा था कि एक कहावत है राजस्थानी में कि काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीधा सीधा मतलब जो इसका हम समझाना चाहते हैं कि एक बात पे जो जनता है वो एक बार तो भरोसा कर सकती है, लेकिन बार बार उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकती। आप कांग्रेस के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी आपने बनाई, कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़के आए और उस कांग्रेस से आप गठबंधन कर रहे हैं, लोकसभा में आप गठबंधन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वोट दे रही है, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की पार्टी वोट दे रही है, और जब विधानसभा चुनाव की बात आती है पूनम, तब दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इन्होंने दिल्ली को खराब किया, इन्होंने दिल्ली को खराब किया। तो देखिए जनता जो है ये सब समझती है, और मैंने कहा ना कि जनता के चेहरे को अब ज़्यादा पढ़ पाना मुश्किल होता है, वो जो फैसला करती है वो तो जब परिणाम सामने आते हैं तब ही दिखता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे यमुना का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शराब जो मामला हुआ था कांड का जो मुद्दा हो, ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल की अन्ना आंदोलन के समय जो छवि थी उस छवि पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। और भले ही देखिए सिर्फ फ्री में सब कुछ देने की घोषणा करने से वोट नहीं मिलते, क्योंकि जो अगर ये सोचे कि हर चीज़ को फ्री दे दे या सुविधा दे दे उससे अगर वोट मिल जाए, ऐसे कई राज्य इनको उदाहरण मिल जाए कि राजस्थान में भी देख चुके हम कि जनता तो जो है वो अलग तरह के फैसले करती है। जनता ये चाहती है, क्योंकि अगर इनको इतने साल राज दिया था तो ये तब भी है कि ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमारी मदद नहीं करता, तो ये तो अगर आपकी सरकार बनती तब भी यही मुद्दा रहता। लेकिन जनता को चाहिए कि इस तरह के जो द्वंद्व चलते हैं वो दूर हो और कम से कम उनके काम हो, क्योंकि 10 साल कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 10 साल, और इस 10 साल में भी अगर कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, तो कमी वहीं पर ही है। एकलव्य जी,
हाँ बिल्कुल, आप देखिए, इसमें एक बात कहना चाह रहा था कि एक जिसे कहते हैं ना हम डबल स्टैंडर्ड्स की पराकाष्ठा, यही अरविंद केजरीवाल जब प्रभु श्री राम के मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला था तो वो कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि मंदिर बनाने से क्या होगा, या इसकी जगह अस्पताल बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए। जब बन गया और उन्होंने देखा कि सनातन के लिए अभी देश में क्या माहौल है, तो आज अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। आपने देखा होगा 4 कमरे के घर में रहने की बात करने वाले के शीश महल के बारे में हमने बात करी, वैगन आर की बात करने वाला 2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमने की हमने बात करी। उसके अलावा आप देखिए कि मोदी जी की डिग्री पे प्रश्न उठाने वाले इनके वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर सो कॉल्ड खुद 12th पास है, ये भी जनता के बीच में इस बार ये फैक्ट निकल के आया। उसके बाद देखिए कि पंजाब पोल्यूशन, बात होती थी कि पराली से जो पोल्यूशन होता है तो कहते थे कि भाई ये तो पंजाब की वजह से हो रहा है। जब वहां पे पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो अब हरियाणा की बात करते हैं। यमुना के पोल्यूशन के लिए भी अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ब्लेम करने लग गए कि 7वां राउंड हो गया है और नई दिल्ली सीट से, अपनी सीट से अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। देखिए ये बात बहुत क्लियर है, मैं तो मतलब स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जैसे कि नरेश जी ने भी बताया कि डबल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं और काट की हांडी जो होती है वो दोबारा नहीं चढ़ती। दिल्ली की जनता का मन इस रुझानों से कम एंड में जो भी मतलब फैसला आए, परंतु ये तो क्लियर है कि मौसम अब बदल चुका है। अच्छा एकलव्य जी, एक बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मौके का फायदा उठाना भारतीय जनता पार्टी को आता है, वो दिल्ली में उठाया शायद भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, मैं एक बिल्कुल उठाया। देखिए मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा कि एक घोषणा करी कि मैं 2100 रुपए दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2500 की बात करी। लेकिन उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कैसे ऑपरेट करते हैं पॉलिटिकली। प्रधानमंत्री जी ने जो झुग्गी झोपड़ी वालों को जो घर के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, उन्होंने एक चीज और कही। उन्होंने कहा कि ये जो 4 करोड़ गरीब परिवारों को हमने घर दिए हैं ना, उन सारे घरों की रजिस्ट्री जो है वो महिलाओं के नाम पे है। महिला को परिवार का प्रमुख बनाया और एक तरह से मैसेज किया। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए इतने वर्ष हो गए, अब समय आ गया है कि आप वो अपने आप को बेटा भाई कहते हैं कि मुझे इस बेटे इस भाई को अवसर दीजिए आपकी सेवा करने का। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं महिला, जो कि वो भी अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा वोट बैंक था, पिछली बार गेम चेंज उसी ने किया था, उस महिला वोट ने किया था। इस बार मुस्लिम महिला वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ती नजर आई, ये भी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, अहम जानकारी वो पहुंचा दी दर्शकों तक। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल उदयपुर में दिल्ली चुनाव की मतगणना पर अग्रवाल ने कहा कि 55 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। फिलहाल रुझानों में भी भाजपा आगे चल रही है। देखिए नतीजा तो पता था, अभी तो पूरा नतीजा नहीं आ रहा, 42 सीटें दिखा रहे हैं। काउंटिंग खत्म होते होते हम 55 सीटें जीत चुके होंगे। किस तरह क्या लग रहा है सर? नागरिकों ने एक सही निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यप्रणाली पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी निष्ठा पर, राष्ट्र के प्रति जो पिछले 13 सालों से 12 सालों से अनवरत वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने उस पर मुहर लगाई है। हम दिल्ली के नागरिकों के आभारी हैं। तो जो सीटों का आंकड़ा है वो 55 बता दिया है, और ये भी इतना दिलचस्प है कि जोश उत्साह इतना चरम पर कि जो रुझान आ रहे हैं उससे ये तो साफ है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा आयुषी जब खोला खाता रुझानों में तो वो भारतीय जनता पार्टी ही थी। एक बार जरूर पहुंची आम आदमी पार्टी, लेकिन एक बार फिर से जो आंकड़ा निकल कर आया है वो चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन एग्जिट पोल पहले ही क्लियर कर चुका था। पंकज जी भी हमारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर रहा हूं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो स्वयं हैं वो IIT के पढ़े हुए हैं। जो ये जो नई जनरेशन है ना हमारे नए भारत की, ये बहुत अनफॉरगिविंग है। वो कहते हैं कि वो IIT के पढ़े हुए हैं, जो कि सच भी है। और उसके बाद जब वो EVM जैसी चीज़ों पे आरोप लगाते हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग जब अवसर देता है कि आप आइए, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट को लेके आइए और आप प्रूव कीजिए कि इस EVM में जहां कोई फिजिकल कनेक्शन, कोई वायरलेस कनेक्शन है ही नहीं, तो ये हैक हो कैसे सकती है, तो गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं है। तो देखिए जनता को मतलब बेवकूफ कोई सोच सकता है कि बना सकता है, बट इस नए भारत में ऐसा होने वाला नहीं है। कहते हैं कि जनता है, सब जानती है, सब समझती है, और इसलिए